हेलो फ्रेंड्स। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों को बेसिक से पढ़ाऊं। मेथड ऑफ वर्किंग में जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं तो यूनिट कन्वर्सन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बेसिक से पढ़ाना चालू करता हूं। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो 9 प्रकार की होती हैं। पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा एरिया, चौथा वॉल्यूम, पांचवा फोर्स, छठवां प्रेशर, सातवां वर्क, आठवां एनर्जी और नाइन्थ पावर। इन जो क्वांटिटीज होती हैं ये मीट्रिक सिस्टम में होती हैं और ब्रिटिश सिस्टम में होती हैं, जिसको एफपीएस सिस्टम भी बोलते हैं। तो पहले हम इनको मीट्रिक सिस्टम में एक एक करके पढ़ते हैं। ये सब आप लोग इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन न होने के कारण जब इनकी आवश्यकता पड़ती है तो उस समय आप लोग इनको उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो लोग जानते हैं उनका रिवीजन हो जाए, जो नहीं जानते हैं वो लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लें, पढ़ लें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इन मीट्रिक सिस्टम लेंथ की जो यूनिट्स होती हैं इसको आप लोग पहले से ही पढ़े हुए हैं। 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर एंड 10 हेक्टोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर, 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर। जब हम स्मॉलर यूनिट से हाई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या है डिवीजन करते हैं। एंड व्हेन वी चेंज द हायर क्वांटिटीज इनटू स्मॉलर क्वांटिटी देन वी मल्टीप्लाई। 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -6 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -9 मीटर, 1 एक्स्ट्राम इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर, 1 पिकोमीटर, इसको पीके भी बोलते हैं, इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर एंड 1 फर्मी इक्वल टू 10 की पावर -15 मीटर। ये इंपॉर्टेंट यूनिट्स से भविष्य में आपके काम आएंगी। नाउ 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 की स्क्वायर मीटर और 100 मीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर एंड 10 की पावर 3 और 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ये मीट्रिक सिस्टम में थी। नाउ ब्रिटिश सिस्टम और इन एफपीएस सिस्टम में 8 सूत इक्वल टू 1 इंच, 12 इंच इक्वल टू 1 फुट, 3 फीट इक्वल टू 1 यार्ड, 220 यार्ड इक्वल टू 1 फरलॉन्ग एंड 8 फरलॉन्ग इक्वल टू 1 मील। अब एफपीएस सिस्टम में जो यूनिट्स हैं उनको मीट्रिक सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसकी ये टेबल है। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर, 1 फुट इक्वल टू 0.3048 मीटर, 1 मील इक्वल टू 1.609 मीटर, 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट, 1 यार्ड इक्वल टू 36 इंच, 1 मीटर इक्वल टू 1.09 यार्ड, 1 यार्ड इक्वल टू 0.144 मीटर, 1 यार्ड इलाही इक्वल टू 33 इंच एंड 66 यार्ड इलाही इक्वल टू 5 यार्ड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आगे चल के भविष्य में आपके बहुत काम आएंगी। ये तो लेंथ की यूनिट्स थी और हम मास के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलरली जैसे लेंथ के बारे में था 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, उसी प्रकार से मास में भी होता है। 10 मिलीग्राम इक्वल टू 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम इक्वल टू 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम, 10 ग्राम इक्वल टू 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम इक्वल टू 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम। एफपीएस सिस्टम में 1 पाउंड 1 पाउंड
इक्वल टू 456.6 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 2.204 पाउंड, 100 kg इक्वल टू 1 क्विंटल, 10 क्विंटल इक्वल टू 1 टन एंड 1000 kg इक्वल टू 1 टन। ये जो पाउंड से हम क्या ग्राम में मीट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, ये उसके लिए काम आएंगे। ये यूनिट्स उस समय काम आती हैं जब हम प्रेशर की एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम चेंज करते हैं। जैसे अगर 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर को हमको PSI में चेंज करना है, पाउंड पर स्क्वायर इंच में चेंज करना है, तब हमको 1 kg कितने पाउंड के बराबर होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, कितने मीटर कितने इंच के बराबर होता है, उस समय हमको ये जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। अगर फंडामेंटल यूनिट्स हम भूल जाते हैं तो हम किसी प्रकार से प्रेशर की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए अभी ये देखने में बहुत छोटी सी लग रही हैं, लेकिन जब हमको वहीं पर 1 kg कितने पाउंड के बराबर होता है, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब वहाँ पर परीक्षा में नहीं बनता है, तो वो एक छोटी सी चीज़ के कारण हम परीक्षा में वो सवाल हल नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली एरिया में 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट इक्वल टू 0.0993 स्क्वायर मीटर। Now volume or capacity. जैसे हमने मीटर के बारे में पढ़ा, जैसे हमने ग्राम के बारे में पढ़ा, वैसे वॉल्यूम कैपेसिटी लीटर के बारे में भी है। 10 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर इक्वल टू 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर इक्वल टू 1 लीटर, 10 लीटर इक्वल टू 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर एंड 10 हेक्टोलीटर इक्वल टू 1 किलोलीटर। 1000 milliliter equal to 1 liter and 1000 liters equal to 1 cubic meter, so 10 की पावर 6 milliliter equal to 1 cubic meter. 1 cubic meter equal to 35.3 cubic foot and 1 cubic meter and 1 cubic meter is also equal to 220 gallons. 1 gallon equal to 4564 liters and 1 gallon is also equal to 0.444546 cubic meter. 1 liter is equal to 1000 cubic centimeter and 1 liter is also equal to 0.22 gallons. 1 cubic feet is equal to 28.3 liters and 1 cubic feet is also equal to 0.0283 cubic meter. 1 cubic feet is also equal to 0.25 gallons. ये वॉल्यूम और कैपेसिटी से संबंधित यूनिट्स थी, जिनको एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने में आपको काफ़ी आगे भविष्य में सहायता करेंगी। जो लेंथ, मास और कैपेसिटी वॉल्यूम की जो बेसिक यूनिट होती हैं, लेंथ की बेसिक यूनिट मीटर होती है, मास की बेसिक यूनिट ग्राम होती है और कैपेसिटी वॉल्यूम की बेसिक यूनिट लीटर होती है। ये तीनों में जिस प्रकार से कन्वर्सन होता है, तीनों में सिमिलरली होता है। जब हम लेंथ लेते हैं, मीटर का लेते हैं, तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, इसके बाद मीटर आता है, फिर डेकामीटर आता है, फिर हेक्टोमीटर आता है, फिर किलोमीटर आता है। जब ग्राम को लेते हैं तो मिलीग्राम, मिलीग्राम से सेंटीग्राम, सेंटीग्राम से डेसीग्राम, फिर ग्राम आता है, फिर डेकाग्राम आता है, हेक्टोग्राम आता है, इसके बाद किलोग्राम आता है। जब हम कैपेसिटी वॉल्यूम को लेते हैं तो मिलीलीटर, इसके बाद सेंटीलीटर, इसके बाद डेसीलीटर, फिर लीटर, फिर डेकालीटर, फिर हेक्टोलीटर, फिर किलोलीटर आता है। जैसे हम पीछे इसके बारे में बतला चुके हैं, मास के बारे में, लेंथ के बारे में और वॉल्यूम कैपेसिटी के बारे में, तो उसको मैं एक ही जगह समराइज करने का प्रयास किया हूँ। 10 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 10 मीटर इक्वल टू 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर and 10 hectometer is equal to 1 kilometer. Similarly, 10 milligram is equal to 1 centigram, 10 centigram is equal to 1 decagram, 10 decagram is equal to 1 gram, and 10 gram is equal to 1 decagram, and 10 decagram is equal to 1 hectogram, 10 hectogram is equal to 1 kilogram.
सारी 10 सेंटीग्राम इक्वल टू 1 डेसीग्राम था। सिमिलरली 10 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर इक्वल टू 1 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर इक्वल टू 1 लीटर, 10 लीटर इक्वल टू 1 डेकालीटर, 10 डेकालीटर इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर, 10 हेक्टोलीटर इक्वल टू 1 किलोलीटर। तो इस प्रकार से एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना, और बेसिक चीज़ मैं बता रहा हूँ जो सब लोग आप लोग जानते हैं। अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में जब आप मेथड ऑफ वर्किंग से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अगर ये चीज़ें नहीं बनेंगी, जैसा मैं बता चुका हूँ कि अगर किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर को आपको PSI में चेंज करना है या बार में चेंज करना है, तो उस समय ये कन्वर्सन अगर आपको नहीं आएगा तो शायद आप सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक प्रयास था, और अब मैं आप लोगों को जो मेरा इंटेंशन पढ़ाने का था वो फोर्स और प्रेशर था। मैं कुछ प्रकाश आप लोगों को फोर्स के बारे में डालूंगा, जिससे कि आप लोग फोर्स के बारे में पढ़ें। फोर्स जो डिराइव किया गया है न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अनुसार डिराइव किया गया है। सर आइजैक न्यूटन हैड मेड ए ग्रेट स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी. He had also extended the Galileo ideas and finally derived the three laws of the motion, which are called Newton's laws of motion. Out of these three laws of the motions, the second law is very important, because by using this second law, we can define the force. Force is defined by the principle of the second law of the motion of the Newton's. First law of the motion states that every body continues in state of rest or of uniform motion in a line unless it is compelled by some external force to change the state, that is state of rest or uniform motion. इसको मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोई भी वस्तु जो विश्रामावस्था में है वह विश्रामावस्था में रहना चाहती है, और जो एक यूनिफॉर्म मोशन में है, एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, वह यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है जब तक कि उसकी अवस्था को परिवर्तित करने के लिए किसी बाहरी फोर्स के द्वारा उसको कंपेल्ड न किया जाए, उसको विवश न किया जाए. इट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. हिंदी. सेकंड लॉ ऑफ मोशन, it states that rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied, and the change in momentum occurs in the direction of the applied force. इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सरल रेखी संवेग, किसी बॉडी के सरल रेखी संवेग में परिवर्तन की दर उसमें लगाए गए बाहरी फोर्स के समानुपाती होती है, और संवेग में परिवर्तन लगाए हुए बल की दिशा में होता है. इट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ द न्यूटन्स. नाउ थर्ड लॉ ऑफ द मोशन. अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, according to second law, if a mass of a body is m, if mass of the body is m, which is at point A, and its velocity at any time is v, then the momentum of the body will be m into v, because momentum of the body is product of the mass and velocity. हिंदी में, यदि किसी बॉडी का, वस्तु का मास m है और उसकी वेलोसिटी भी है किसी समय पर, तो उस बॉडी का मोमेंटम या संवेग m इंटू भी होगा, क्योंकि जो मोमेंटम होता है, संवेग होता है, वह मास और वेलोसिटी के गुणनफल के बराबर होता है. सपोज ए बॉडी whose mass is m is at point A, when a force is applied, force F is applied, when a force F is applied on the body start moving from the point A, and when the body
reaches at point B, when the body reaches at point B, its velocity becomes v1, and when the body reaches at point C, its velocity becomes v2, and at point B the time is t1, and at point C time is t2. Then change in momentum at time t2 minus t equal to 2 will be mv2 minus mv1. So change in momentum in 1 second will be mv2 minus mv1 divided by t. And change in momentum in 1 second, it is the rate of change of momentum, and this will be directly proportional to the applied force F. Means मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हिंदी वालों के लिए सरल रहेगा कि जब कोई वस्तु जिसका मास m है पॉइंट ए पर होती है, उसमें F बल आरोपित किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, तो वह वस्तु मोशन में आ जाती है। और जब वह वस्तु मोशन में आ जाती है और पॉइंट बी पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है, उस समय टाइम t1 रहता है। जब वस्तु पॉइंट सी पर पहुंचती है तो उसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है और उस समय टाइम t2 रहता है। तो उस वस्तु के मोमेंटम में, संवेग में t2 माइनस t1 टाइम में जो परिवर्तन होता है वो mv2 माइनस mv1 होता है। ये mv2 माइनस mv1 जो संवेग में परिवर्तन होता है ये टाइम t में होता है, t2 माइनस t इक्वल टू t में होता है। इसलिए 1 सेकंड में जो संवेग में परिवर्तन होगा mv2 माइनस mv1 अपान t होगा। यह 1 सेकंड में जो संवेग में परिवर्तन हुआ है यह संवेग परिवर्तन की दर है, और ये संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल F के समानुपाती होती है। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv2 माइनस mv1 अपान t। m को हमने कॉमन ले लिया, इट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपान t, एंड v2 माइनस v1 अपान t, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इफ यू राइट v2 minus v1 upon t is equal to a, then f will be directly proportional to ma। मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ कि f is directly proportional to mv2 minus mv1 upon t। हम m को कॉमन लेते हैं तो v2 minus v1 upon t हो जाएगा, और v2 minus v1 upon t यह वेग में परिवर्तन की दर है, और जो वेग में परिवर्तन की दर होती है उसको एक्सीलरेशन कहते हैं। इसलिए अगर हम v2 minus v1 upon t को a लिख देते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma हो जाएगा। सो F विल बी इक्वल टू kma, वेयर k इज ए कांस्टेंट है। अगर हम F की जगह 1 यूनिट लेते हैं, m भी हम 1 यूनिट लेते हैं, और a भी हम 1 यूनिट लेते हैं, देन k विल बी इक्वल टू 1, देयरफॉर F इज इक्वल टू ma। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स ऑफ द फोर्स। फोर्स की क्या है, 2 प्रकार की इकाई होती हैं, एक एब्सोल्यूट यूनिट होता है और दूसरा ग्रेविटेशनल यूनिट होता है। और जो क्वांटिटीज मेजर की जाती हैं उसके लिए 3 सिस्टम हैं, SI सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। SI सिस्टम में फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। वह फोर्स जो 1 किलोग्राम मास की बॉडी पर वस्तु पर लगाने पर उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उत्पन्न कर देता है, उसको 1 न्यूटन कहते हैं। इसलिए 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 10 की पावर 3 ग्राम 1 kg इक्वल टू 10 की पावर 3 ग्राम 1000 ग्राम इंटू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो इट बी इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। मैं इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन SI सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। द फोर्स which when applied in a body of 1 kilogram mass produces an acceleration of 1 meter per second square is called 1 Newton. So 1 Newton will be equal to 1 kg into 1 meter per second square. When we want to convert Newton into dyne, we will write 10 की पावर 3 ग्राम in place of kg into 100 centimeter in place of meter, and this will be equal to 10 की पावर 5 dyne.
It is absolute unit. Now gravitational unit. The gravitational unit of force is kilogram force or kilogram weight. The force which when applied on a body of 1 kilogram mass produces an acceleration of 9.81 meter per second square is called 1 kilogram force or 1 kilogram weight. So 1 kilogram force is equal to 1 kg into 9.81 meter per second square. Therefore, 1 kilogram force or 1 kilogram weight is equal to 9.81 Newton, because this force creates 9.81 times acceleration in comparison of the Newton. इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट किलोग्राम फोर्स और किलोग्राम वेट होता है। यह वह बल होता है जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उत्पन्न कर देता है। 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1 kg इंटू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अर्थात 1 किलोग्राम फोर्स और 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। ये इसकी डिफिनेशन से क्लियर है, क्योंकि न्यूटन 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन पैदा करता है, और 1 किलोग्राम फोर्स 1 किलोग्राम की वस्तु पर 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उत्पन्न करता है। मतलब इसके एक्सीलरेशन से 9.81 टाइम्स अधिक एक्सीलरेशन उत्पन्न करता है, इसलिए 1 किलोग्राम फोर्स बराबर होता है 9.81 न्यूटन की। इज इट क्लियर? नाउ इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन. It is the force which when applied on a body of 1 gram mass produces an acceleration of 1 centimeter per second square is called 1 dyne. So 1 dyne is equal to 1 gram into 1 centimeter per second square. इन हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की इकाई है वो डाइन होती है। यह वह बल होता है जो 1 ग्राम की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उत्पन्न कर देता है, उसे 1 डाइन कहते हैं। ये 1 डाइन बराबर 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स in CGS system is gram force or gram weight. It is the force which when applied on a body of 1 gram mass will produce an acceleration of 981 centimeter per second square is called 1 gram force or 1 gram weight. 1 gram force is equal to 981 dyne. CGS सिस्टम में फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट इकाई ग्राम फोर्स या ग्राम वेट होती है। यह वह बल होता है जो 1 ग्राम की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उत्पन्न कर देता है, और 1 ग्राम फोर्स 981 डाइन के बराबर होता है। क्योंकि ये जो डाइन होता है 1 ग्राम की वस्तु पर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उत्पन्न करता है, और 1 ग्राम फोर्स 1 ग्राम की वस्तु पर 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उत्पन्न करता है। इसके कंपेरिजन में ये 981 टाइम्स एक्सीलरेशन उत्पन्न करता है, इसलिए 1 ग्राम फोर्स इक्वल टू 981 डाइन। नाउ वी विल स्टडी अबाउट FPS सिस्टम। इन FPS सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज पाउंड फुट. द फोर्स which when applied on a body of 1 pound mass will produce an acceleration of 1 foot per second square is called 1 pound foot force. So 1 pound foot force is equal to 1 pound into 1 foot per second square. हिंदी में इसको समझाता हूँ मैं कि FPS सिस्टम में फोर्स की इकाई पाउंड फुट होती है। यह वह बल होता है जो 1 पाउंड मास के वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 1 फुट पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उत्पन्न कर देता है। इसलिए 1 पाउंड फुट फोर्स इक्वल टू 1 पाउंड इंटू 1 फुट पर सेकंड स्क्वायर. नाउ ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन FPS सिस्टम इज पाउंड फोर्स और पाउंड वेट.
The force which when applied on a body of 1 pound mass will produce an acceleration of 386.220 feet per second square is called 1 pound force or 1 pound weight. So 1 pound force is equal to 386.220 pound foot. 220 pound foot, and 1 pound force is also equal to 4.448 न्यूटन. इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ. एफपीएस सिस्टम में फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट पाउंड फोर्स या पाउंड वेट होती है. वह फोर्स जो 1 पाउंड मास की वस्तु पर आरोपित करने पर उसमें 386.220 फीट पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन उत्पन्न कर देता है, उसको 1 पाउंड फोर्स या 1 पाउंड वेट कहते हैं. क्योंकि यह 386.220 टाइम्स मोर एक्सीलरेशन एब्सोल्यूट यूनिट की अपेक्षा पैदा करता है, इसलिए 1 पाउंड फोर्स इक्वल टू 386.220 पाउंड फुट. 1 पाउंड फोर्स इज आल्सो इक्वल टू 4.448 न्यूटन. इस प्रकार से मैंने फोर्स को बेसिक से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, जिससे कि आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फोर्स के बारे में, जिससे फोर्स को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने में किसी प्रकार को आपको प्रॉब्लम ना हो. ये था फोर्स. Now I will teach you about pressure. जो अपना मेन एम था पढ़ाने का वो प्रेशर था, और इट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस फॉर सॉल्विंग वेंटिलेशन एंड मेथड ऑफ वर्किंग प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. प्रेशर, force acting per unit area is called pressure. Like force, pressure also has absolute and gravitational units in 3 systems, that is SI system, CG system and FPS system. मतलब इकाई क्षेत्रफल पर काम करने वाले फोर्स को प्रेशर कहते हैं, और फोर्स की तरह इसका भी एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट होता है तीनों सिस्टमों में, मतलब SI सिस्टम में, CG सिस्टम में और FPS सिस्टम में. In a SI system, absolute unit of pressure is Pascal. 1 Pascal is equal to 1 Newton upon 1 meter square. 1 Pascal is equal to 1 Newton upon 1 meter square. मैं तीनों सिस्टमों में, SI सिस्टम में, CG सिस्टम में, FPS सिस्टम में प्रेशर की इकाई के एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा. SI सिस्टम में प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है. पास्कल बराबर होता है न्यूटन अपान एरिया का स्क्वायर, मीन्स 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन अपान 1 मीटर स्क्वायर. ग्रेविटेशन यूनिट प्रेशर की जो SI सिस्टम में ग्रेविटेशन यूनिट होती है वो किलोग्राम फोर्स अपान एरिया होता है. किलोग्राम फोर्स अपान मीटर स्क्वायर. 1 किलोग्राम फोर्स अपान 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 9.81 पास्कल. CG सिस्टम में जो प्रेशर की यूनिट होती है डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है, और ग्रेविटेशनल सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट CG सिस्टम में ग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है. 1 ग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 981 डाइन पर स्क्वायर सेंटीमीटर. FPS सिस्टम में जो प्रेशर की इकाई होती है पाउंड फुट पर स्क्वायर इंच होता है, और ग्रेविटेशनल यूनिट जो होती है पाउंड फोर्स अपान पर स्क्वायर इंच होता है. इसको PSI बोलते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट प्रेशर. प्रेशर इक्वल टू DGH या HDG.
हाउ विल प्रूफ दिस, हाउ P इक्वल टू DGH। मैं इसको 3 प्रकार से आपके बारे में सामने प्रूफ करूँगा कि P DGH के बराबर होता है या HDG के बराबर होता है। पहला सिस्टम, पहला तरीका है, पहला मेथड है, P प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपान एरिया के, और फोर्स बराबर होता है वेट अपान एरिया इन ग्रेविटेशनल, वेट इज द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। वेट बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नाउ डिवाइडेड बाई एरिया। मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास अगर m हम लेते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लेते हैं, तो इट इज इक्वल टू mg अपॉन एरिया। नाउ इट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू d इंटू वी स्क्वायर। d क्या है? डेंसिटी है। 1 क्यूबिक मीटर का मास अगर d है तो v क्यूबिक मीटर का मास d इंटू वी क्यूब हो जाएगा, और ये मास के बराबर होता। सो m इज इक्वल टू d इंटू वी क्यूब, जी की जगह हमने g लिख दिया, डिवाइडेड बाई एरिया मतलब ए स्क्वायर। नाउ वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एच। नाउ d इंटू वी स्क्वायर की जगह हमने ए स्क्वायर एच रख दिया इंटू जी अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, इस प्रकार से DGH बनेगा। इट इज द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व दैट the P is equal to DGH. Now second method. Suppose it is the surface of the earth, it is a point which is h meter, which is h meter from the surface of the earth। जब हम किसी वस्तु को सरफेस से उठाते हैं और उस वस्तु का अगर मास m होता है, तो उसको जब हम उठाते हैं तो उसमें हम mg फोर्स लगाते हैं, क्योंकि पृथ्वी किसी भी वस्तु को mg फोर्स से अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, तो उसको उठाने के लिए हमको mg फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कोई वस्तु अगर सरफेस से h ऊंचाई पर है तो हमने उस वस्तु पर mg फोर्स लगाया है, और उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? h हुआ है। तो उसमें हमने कितना वर्क किया? mg इंटू एच, mgh वर्क किया। इस प्रकार से इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो mgh होती है। तो इसकी एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाती है? mgh हो जाती है। अब सपोज कर लीजिए कि वही वस्तु जिसका मास यहाँ पर वही वस्तु है जिसका मास m है, और इस वस्तु पर हम mg के बराबर फोर्स F लगाते हैं, जिसमें उसमें क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है, मूवमेंट पैदा होता है, और वह वस्तु यहाँ तक आती है, h दूरी तक आती है। तो इसमें जो किया गया कार्य होगा F इंटू एच होगा, इट विल बी इक्वल टू वर्क, एंड दिस वर्क विल बी इक्वल टू mgh, बिकॉज F इज इक्वल टू mg एंड h इज इक्वल टू h। फोर्स बराबर है और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, इसलिए दोनों के द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा। इस प्रिंसिपल के आधार पर F इंटू एच इक्वल टू mgh। F इंटू एच में ए स्क्वायर का हम भाग भी देते हैं और गुणा भी कर देते हैं, तो F इंटू एच अपॉन ए स्क्वायर बराबर mgh। तो F अपॉन ए स्क्वायर ये प्रेशर का हो जाता है, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया बराबर प्रेशर हो जाता है, इंटू एच इंटू स्क्वायर। एरिया में जब हम हाइट का गुणा करते तो ये मालूम हो जाता है कि ये वी क्यू के बराबर हो जाएगा, ये बराबर mgh की हो जाएगा। P इंटू वी की बराबर m, मास जैसे हम पहले पीछे बतला चुके हैं कि मास विल इक्वल टू d इंटू वी क्यूब, डेंसिटी इंटू वी क्यूब इक्वल टू मास होता है, इंटू जी इंटू एच कर देते हैं। वी क्यूब से डिवाइड हो जाता है, और P बराबर हो जाता है DGH इक्वल टू वी क्यूब से डिवाइड हो जाएगा, देन P विल इक्वल टू DGH। इस प्रकार से दूसरा मेथड है जिससे मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तीसरा मेथड भी है इसको एक्सप्लेन करने का कि P क्या है? DGH के बराबर होता है। जैसे P इक्वल टू DGH,
डी इक्वल टू डी बराबर होगा एम अपान वी क्यूब। डी विल बी एम अपान वी क्यूब, क्योंकि डी इंटू वी क्यूब बिकॉज डी इंटू वी क्यूब इज एम, डी इक्वल टू एम अपान वी क्यूब, सो डी इंटू वी क्यूब इज एम। तो डी की जगह हमने एम अपान वी क्यूब लिख दिया और जी एच को इसी तरह से लिख दिया। अब नाउ डी की जगह हमने एम अपान वी क्यूब लिख दिया, तो एम जी इंटू एच हो गया, अपान वी क्यूब होगा। एम इंटू जी एफ के बराबर हो जाएगा, तो एफ इंटू एच हो जाएगा अपान वी क्यूब बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर इंटू एच के। एच और एच डिवाइड हो जाएगा और बराबर हो जाएगा एफ अपान ए स्क्वायर। एफ अपान ए स्क्वायर बी इक्वल टू फोर्स, क्योंकि जब इकाई क्षेत्रफल में जो फोर्स लगता है उसको प्रेशर बोलते हैं। एफ अपान ए स्क्वायर इक्वल टू पी। इस प्रकार से 3 प्रकार से मैंने सिद्ध किया कि पी बराबर होता है डी जी एच। नाउ जो एयर होता है, एयर का डेंसिटी 1.2 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। वाटर का डेंसिटी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। एंड मरकरी Hg का डेंसिटी 13.6 इंटू 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। At mean sea level in 0 degree centigrade temperature, that is 273.15 Kelvin, the atmospheric pressure is equal to pressure exerted by the 760 मिलीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी। मतलब मीन सी लेवल पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह 760 मिलीमीटर पारे के कॉलम के द्वारा लगाए गए बल के बराबर होता है। सो देयरफॉर वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू प्रेशर exerted by 760 मिलीमीटर Hg कॉलम। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम 760 मिलीमीटर पारे के कॉलम के द्वारा लगाए गए प्रेशर को हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये एक कंटेनर है जिसमें यहाँ पर लिक्विड Hg पारा भरा हुआ है। एक हम ट्यूब लेते हैं जो पूरी तरह से पारे से भरी रहती है, जो एक एंड में बंद रहती है, दूसरे सिरे में खुली हुई रहती है। जब उसमें इतना हम Hg भर देते हैं कि Hg पारा उसके ट्यूब से क्या है बाहर निकलने लगता है, तो उसको हम अंगूठे से दबा करके इसमें क्या है उसके जो अंगूठे वाला हिस्सा रहता है इसके अंदर हम क्या करते हैं ला करके अंगूठे को हम छोड़ देते हैं। हमें ऑब्जर्व करते हैं कि इसमें से जो Hg रहता मरकरी रहता है वह ऊपर से नीचे की ओर आना चालू करता है और जो 760 मिलीमीटर की जो मार्किंग होती है पॉइंट रहता है उसमें आके स्टेबल हो जाता है। यह शो करता है कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा होता है। यहाँ पर कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे लगा हुआ है वह 760 मिलीमीटर पारे के कॉलम को सपोर्ट कर सकता है। मतलब 760 मीटर पारे के कॉलम का जो प्रेशर है वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। अगर हम 760 मीटर पारे के कॉलम के प्रेशर को कैलकुलेट कर लें तो इस प्रकार से एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन सी लेवल पर कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए हम 760 मीटर पारे के कॉलम का प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। P जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं कि P इक्वल टू HDG, इसका पारे का कॉलम कितना है 760 मिलीमीटर इंटू पारे का जो डेंसिटी होता है 13.6 इंटू 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होता है और G 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्योंकि इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, kg पर क्यूबिक मीटर है,
ये मिलीमीटर में है तो इसको हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो P इक्वल टू 760 मिलीमीटर इक्वल टू 0.760 मीटर इंटू 13.6 इंटू 1000 kg पर किलोमीटर इंटू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सभी यूनिट्स एसआई यूनिट में हो गई हैं। जब ये सब एसआई यूनिट में रहेंगी तो जो हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वो पास्कल में आएगा। सो P इसको कैलकुलेट करने पर P विल बी इक्वल टू 101.33 इंटू 10⁻³ पास्कल। इसको कैलकुलेट करने पर ये आता है R 101.33 किलो पास्कल, R 1013.3 इंटू 10⁻² पास्कल। It is the pressure exerted by the 760 millimeter column of the mercury which is equal to atmospheric pressure. Now we can calculate the pressure exerted by the 1 millimeter column of the mercury. So 1 millimeter column of the mercury is equal to 101.33 into 10⁻³ divided by 760. It will be equal to 133.33 Pascal. Similarly, we can calculate the pressure exerted by the 1 millimeter column of water, 1 millimeter water gauge column. फार्मूला है P इक्वल टू HdG, H की जगह 1 मिलीमीटर इंटू वाटर का जो डेंसिटी होता है 1000 kg पर किलोमीटर होता है इंटू 1000 kg पर किलोमीटर इंटू G 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Here also it is meter per second square, it is kg per kilometer, but it is in millimeter. SI सिस्टम में जो डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, वो मीटर में होता है। मिलीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर बिल्कुल इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। जैसा मैं पहले बताया हूँ कि जब स्मॉलर when we change smaller unit into higher unit then we have to divide. तो 1/1000 मीटर हो जाएगा इंटू 1000 kg पर किलोमीटर इंटू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1000 इसके डिवाइड हो जाएंगे और ये आ जाएगा 9.81 पास्कल और G पास्कल। सो 1 मिलीमीटर वाटर गेज इक्वल टू 9.81 पास्कल और G पास्कल। नाउ 100 Pascal is equal to 1 millibar and 1000 millibar is equal to 1 bar. So 10⁵ Pascal is equal to 1 bar. Atmospheric pressure is equal to 101.33 into 10⁵ Pascal. हम अभी प्रूफ कर चुके हैं पीछे में। इसमें अगर इस पॉइंट को हम 2 अंक पीछे की ओर लाते हैं तो 1.0133 इंटू 10⁵ पास्कल हो जाएगा और 10⁵ पास्कल इक्वल टू 1 बार। सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू 1.0133 बार। 1 किलो पास्कल इक्वल टू 10⁵ पास्कल, 1 मेगा पास्कल इक्वल टू 10⁶ पास्कल, 1 गीगा पास्कल इक्वल टू 10⁹ पास्कल। गीगा पास्कल ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है और अगर हम इसके बारे में नहीं जानते हैं तो फिर हम उसको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। 1 गीगा पास्कल इक्वल टू 10⁹ पास्कल। 1 मिलियन 10⁶ को 1 मिलियन बोलते हैं, 10⁹ को बिलियन बोलते हैं, 10⁻12 को ट्रिलियन बोलते हैं, 10⁻21 को 6 ट्रिलियन बोलते हैं, 10⁻33 को डेसिलियन बोलते हैं। अब मैं आप लोगों को जो मेरा पढ़ाने का मेन पर्पस था कि हम प्रेशर की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो मैं कन्वर्सन आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जैसे 1 kg पर क्यूबिक सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁴ मिलीमीटर वाटर गेज के बराबर होता है। अब 1 kg पर क्यूबिक सेंटीमीटर 10⁴ मिलीमीटर वाटर गेज के बराबर हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट कर लेंगे, मैं ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बतलाऊँगा। तो 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम फोर्स अपॉन
पर स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम फोर्स इक्वल टू 9.81 न्यूटन के हम पढ़ चुके हैं अपान सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर के हैं, तो सेंटीमीटर 10⁻² हमने लिया, इसके स्क्वायर हमने कर दिया। इस प्रकार से 9.81 न्यूटन अपान 10⁻² का स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 9.81 अपान 10⁻⁴ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 10⁻⁴ ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा 9.81 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पास्कल के बराबर होता है, बराबर पास्कल के हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि 9.81 पास्कल इक्वल टू 1 मिलीमीटर वाटर गेज के बराबर होता है। 9.81 पास्कल 1 मीटर वाटर गेज के बराबर होता है, तो इतने पास्कल कितने मतलब 9.81 का हम इसमें भाग दे देंगे। 9.81 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई 9.81 से कैंसिल हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा 10⁻⁴। सो 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁴ मिलीमीटर वाटर गेज। और इसको और आगे हम लिख सकते हैं 10⁻³ सेंटीमीटर वाटर गेज। और इसको और हम लिख सकते हैं 10⁻² इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर हो गया डेसीमीटर वाटर गेज। और इसको हम और आगे लिख सकते हैं 10 मीटर वाटर गेज। तो इस प्रकार से मैं जो आपको बतला था कि वहाँ की जो फंडामेंटल यूनिट्स थी उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक यूनिट के एक प्रश्न को दूसरी यूनिट में चेंज करते हैं तो उस समय हमको उन फंडामेंटल यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। नाउ 1 बार इक्वल टू 1.02 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक बार को हम kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 बार जैसा हम जानते हैं कि 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है और 9.81 पास्कल इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स होता है। तो 10⁵ तो जब एक छोटी यूनिट को हम बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, व्हेन वी कन्वर्ट स्मॉलर यूनिट इनटू हायर यूनिट, देन वी हैव टू डिवाइड इट। 10⁵ इट विल बी इक्वल टू 10⁵ डिवाइडेड बाई 9.81 किलोग्राम फोर्स अपान मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 10⁵ डिवाइडेड बाई 9.81, फिर जब हम मीटर स्क्वायर को चेंज करेंगे तो 10⁻² का पावर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो 10⁵ डिवाइडेड बाई 9.81 इंटू 10⁴ kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। 10⁴ है, 10⁵ है तो ऊपर 10 बचेगा, तो 10/9.81 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1.02 आ जाएगा। इस प्रकार से 1 बार विल बी इक्वल टू 1.02 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप लोग को पता चला होगा कि फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उनका कैसे उपयोग होता है। नाउ आई विल explain you how we can change 1 bar into PSI। 1 बार इक्वल टू 14.5 PSI की होता है। ये कैसे होता है, कैसे चेंज करते हैं। 1 बार जैसे हम जानते हैं कि 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल, इट मीन्स 10⁵ न्यूटन अपान पर स्क्वायर मीटर। टेन की पावर 5 ये पास्कल को जब हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 9.81 का से डिवाइड करेंगे तो 10⁵ 9.81 kg पर स्क्वायर मीटर हो जाएगा। हमको PSI में चेंज करना है, ये kg पर स्क्वायर में होगा। अब PSI मतलब पाउंड पर स्क्वायर इंच में चेंज करने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि 1 किलोग्राम कितने पाउंड का होता है। इसलिए मैं जब फंडामेंटल यूनिट पढ़ाया तो मैं बोल रहा था आप लोगों को कि देखने में ऐसा लगता है कि बहुत छोटी चीज़ें हैं, पर वही छोटी चीज़ें जब समय आने पर हमसे नहीं बनती हैं तो बहुत बड़ी हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमको ये मालूम होना चाहिए कि 1 किलोग्राम कितने पाउंड के होता है। तो हम 1 kg की जगह 1 kg इक्वल टू 2.204 पाउंड के बराबर होता है।
ये बराबर हो जाएगा 10⁵ इंटू 2.204 अपॉन 9.81 है पाउंड पर स्क्वायर मीटर। अब हमको मीटर को इंच में कन्वर्ट करना है, तो हमको मालूम होना चाहिए कि 1 मीटर कितने इंच के बराबर होता है। तो 1 मीटर बराबर होता है 1/0.0254 इंच के बराबर होता है। तो इसको एक्चुअली ऐसा होना चाहिए था कि ये होना चाहिए था कि 10⁵ इंटू 2.204 पाउंड हो जाएगा, POUND पाउंड अपॉन, अब हमको मीटर स्क्वायर को इंच में बदलना है, तो 1 मीटर बराबर होता है 1/0.0254 1 मीटर के हो गया। अब मीटर का स्क्वायर, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा इंच का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? इंच का स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 स्क्वायर बटे इसको हो जाएगा, तो ये ऊपर में चला जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा 10⁵ इंटू 2.204 इंटू ये जो नीचे है ऊपर में चला जाएगा 0.0254 ये हो जाएगा पाउंड, POUND पाउंड पर स्क्वायर इंच, जिसको यहाँ डायरेक्ट लिख दिया गया है पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 14.5 पाउंड पर स्क्वायर इंच आएगा, PSI जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों को पता चला होगा कि किस प्रकार से 1 किलोग्राम कितनी पाउंड के बराबर होता है उसका उपयोग हो रहा है, 1 मीटर कितनी इंच के बराबर होता है उसका उपयोग। अगर हम वो चीज़ें दोनों चीज़ हमसे नहीं बनेंगी तो हम एक बार को 14.5 PSI के बराबर होता है ये कभी भी प्रूफ सिद्ध नहीं कर पाएंगे, और परीक्षा में एक छोटी सी चीज़ न बनने के कारण हम परीक्षा को न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली आई विल शो यू हाउ 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 14.23 PSI। 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर 14.23 PSI के बराबर होता है। कैसे होता है, इसको कैसे हम निकालते हैं वो मैं आपको बतलाऊंगा। 1 kg, इसमें PSI का मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसका मतलब होता है POUND पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच होता है। स्वाभाविक है हमको पाउंड पर स्क्वायर चेंज करने के लिए हमको किलोग्राम को पाउंड में चेंज करना पड़ेगा। 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पे, तो 1 किलोग्राम 2.204 पाउंड के होता है। इसको हमने चेंज कर लिया, डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर को इंच में डिवाइड करेंगे, तो ये 1/2.4, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/2.4 इंच के होता है। तो 1/2.4 लेके इसको हमने स्क्वायर कर दिया, तो ये बराबर आ गया पाउंड अपॉन पर स्क्वायर इंच। और 2.204 ये जो नीचे 2.54 है, सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, ये ऊपर में आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा पाउंड पर स्क्वायर इंच। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 14.23 PSI आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व किया गया है। 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 98,100 पास्कल के बराबर होता है। 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉल्व करने का इसमें सिस्टम दिया हुआ है कि 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर 1 किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर हमको पास्कल के चेंज करना है। तो 1 किलोग्राम फोर्स 9.81 न्यूटन का होता है, न्यूटन पर स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। 9.81 सेंटीमीटर को हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर के होता है, तो 10⁻² हो जाएगा। 9.81 डिवाइडेड बाई 10⁻⁴ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर हो जाएगा। जब ये ऊपर में जाएगा 10⁻⁴ हो जाएगा। 9.81 10⁻⁴ पास्कल, इसका गुना कर देंगे तो 98100 पास्कल के बराबर हो जाएगा। मेगा पास्कल में चेंज करने के लिए इसमें 10⁻⁶ का जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.981 मेगा पास्कल हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रेशर को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है,
ये मैंने कई यूनिट्स को लेकर के आप लोगों के सामने इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मैंने प्रयास किया है। और इस प्रकार से जो मैंने पीछे जो सॉल्व किया है, 1 किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू 14.223 पाउंड पर स्क्वायर और PSI के बराबर होता है। 1 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर 0.981 बार के बराबर होता है। 1 बार इक्वल टू 14.5 PSI के बराबर होता है और 1 बार इज आल्सो इक्वल टू 1.02 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 PSI और 1 पाउंड पर स्क्वायर इंच इट इज इक्वल टू 0.07030 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर HG का जो कॉलम होता है इट इज कॉल्ड 1 टार। 1 मिलीमीटर HG इज आल्सो कॉल्ड 1 टार। इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करके रखिए। जितना हो सकेगा जब परीक्षा में आए तो हमको कन्वर्ट करने की आवश्यकता ही पड़े, अधिकतर चीज़ों को याद कर लेना चाहिए। और याद करने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं याद आती हैं, तो उनको कन्वर्ट करने का हम कैसे एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं ये मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं प्रेशर के बारे में डिटेल में बताना चाहता था और मैंने डिटेल में बता दिया। मैं समझता हूँ कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नाउ मैं एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहता हूँ फ्लूइड प्रेशर के बारे में। फ्लूइड pressure in a fluid at any point represents the impact force on the surface due to molecular collision per unit area। मान सपोज कर लो it is a container in which a fluid is filled in this container। एक कंटेनर है जिसमें हमने एक फ्लूइड को लेकर के इसके अंदर हमने भर दिया है, यहाँ तक फ्लूइड को हमने भर दिया है। तो ये जो फ्लूइड है इसके यहाँ भी हर जगह हर पॉइंट में एक ही प्रेशर लगाएगा, एक ही प्रेशर एडजस्ट करेगा। और जो प्रेशर होगा जो फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल हैं जो आपस में टकराते हैं उनके कोलिजन के कारण होता है, ड्यू टू मोलिकुलर कोलिजन पर यूनिट एरिया। तो इकाई क्षेत्रफल में ये जो मोलिकुलर जो इसके अणु हैं जो आपस में जो टकराते हैं उनके कारण जो इकाई एरिया में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। जो इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो उसमें जो देखा जाता है कि एक गाज प्रेशर आता है, गाज प्रेशर शब्द का प्रयोग होता है। इसके बाद एक शब्द आता है वैक्यूम प्रेशर और एक प्रेशर होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। और जैसे हम कभी कभी अपने मोटरसाइकिल में किसी बड़े वाहन में हम जब हवा भरवाते हैं तो उसमें जो डायल रहता है उसमें जो मार्किंग रहती हैं उसमें PSI में रहती हैं। ये टायर में 35 PSI प्रेशर होना चाहिए। तो उसमें जो पाइप रहता है वो पाइप तो ऑलरेडी खुला रहता है, तो जब उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.33 या 101.325 के लगभग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उसके बराबर रहता है, उसका जो पॉइंटर रहता है उसको जीरो में सेट कर दिया जाता है। इसके बाद 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा जितना प्रेशर होता है जब वो शो करता है तो उसको गाज प्रेशर कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड गाज प्रेशर। प्रेशर which is more than atmospheric pressure is called the गाज प्रेशर। अब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 101.325 पास्कल के बराबर होता है, इसलिए जो प्रेशर जहाँ पर प्रेशर 0 पास्कल होता है उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। 0 पास्कल प्रेशर को एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। जो प्रेशर 101.325 पास्कल के बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ऑलरेडी हम पीछे विकसित कर चुके हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 101.33 इंटू 10⁻³ पास्कल के बराबर होता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जो पाइप वगैरह जो लगी रहती हैं उनमें जो गेज लगा रहता है, जो गेज प्रेशर बताता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर को बतलाता है, तो जो ज़्यादा रहता है उसको क्या गेज प्रेशर बोलते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि गेज प्रेशर कितना है, 40 PSI है,
चूँकि 1 psi इक्वल टू 6894.75729 पास्कल के बराबर होता है, इसलिए 40 psi इक्वल टू 275790 पास्कल के बराबर होता। तो यहाँ पर प्रेशर कितना हो जाएगा, 275790 पास्कल हो जाएगा। अगर मान लीजिए 40 psi आया, यहाँ पे प्रेशर इतना पास्कल है, 101325 पास्कल के बराबर है। चूँकि ये जो प्रेशर बता रहा है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर में बतला रहा है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उससे जो जहाँ 0 पास्कल रहता है उससे ज़्यादा बतलाता है। तो ये जो गाज प्रेशर होता है इसका एब्सोल्यूट प्रेशर पी एब्सोल्यूट प्रेशर विल बी इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गाज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में गाज प्रेशर को जब हम प्लस कर देते हैं तो ये किसको बताने लगेगा, पी एब्सोल्यूट प्रेशर को बतलाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो वैक्यूम प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, तो गाज प्रेशर ये कहलाएगा, ये एब्सोल्यूट प्रेशर ये बोला जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वैक्यूम प्रेशर को जब हम माइनस कर देते हैं तो ये क्या बतलाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर बताएगा। तो वैक्यूम की अवस्था में जब वैक्यूम रहता है, जब गाज रहता है तो प्लस करते हैं, जब वैक्यूम रहता है तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वैक्यूम प्रेशर को जब हम माइनस कर देते हैं तब ये एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाता है। तो जब गाज प्रेशर रहता है तो गाज प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर में प्लस करते हैं, और जब वैक्यूम प्रेशर रहता है तो एब्सोल्यूट प्रेशर प्राप्त करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वैक्यूम प्रेशर को हम माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो इंडस्ट्री में यूज होता है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने का मैंने प्रयास किया है। इस प्रकार से मेरा प्रेशर का चैप्टर यहीं पर बंद होता है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, सफल होइए परीक्षा में। ये आपके फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की जो आप परीक्षाएं दे रहे हैं, जो लोग वेंटिलेशन की दे रहे हैं, मेथड ऑफ वर्किंग की दे रहे हैं, उस परीक्षा में बहुत अच्छा काम आ जाएगा हैं। इसको पढ़ने के बाद काफ़ी आप लोगों को सहायता मिलेगी। धन्यवाद। मैं आगे का वीडियो आपको मेथड ऑफ वर्किंग का, वेंटिलेशन का बनाऊँगा। थैंक्स, कीप वॉचिंग।